आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दिनों प्रदेश का माहौल जातीय संघर्षों के नाम पर गरमाया हुआ है। देश को आज़ाद हुए आज 78 वर्ष हो गए और इन 78 वर्षों में जातीय संघर्ष कम होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जातीय संघर्ष हो क्यों रहे हैं। किसी भी घटना का अपराधी कोई एक व्यक्ति होता है, एक परिवार होता है, न कि पूरा समाज। तो फिर एक घटना के लिए ये सामाजिक और जातीय संघर्ष क्यों, जबकि इस देश में एक मान्य संविधान है जो सर्वशक्तिमान है और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उसकी 3 शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं और लगभग पूरे देश को इन शक्तियों पर चाहकर या अनचाहे विश्वास करना ही पड़ता है और विश्वास सबको है। तो जब ये संवैधानिक व्यवस्थाएं इस देश में मौजूद है तो फिर जातीय संघर्ष क्यों? और ये किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकने की? उसके लिए भी मान्य परंपराएं भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं और संसाधन भी हैं और संस्थाएं भी हैं। ये सिलसिला लगातार पिछले 5-6 महीनों से बढ़ता ही चला जा रहा है। सबसे पहली घटना आगरा में एक सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा एक महापुरुष के ऊपर की गई कथित टिप्पणी को लेकर शुरू होता है। उस टिप्पणी से आहत महाराणा सांगा के वंशज आक्रोशित हुए और जो जातीय संगठन के नाम पर सेनाएं बनाई गई हैं इस देश में, वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। सबसे पहले आगरा में करणी सेना ने उपद्रव किया, तलवारें लहराई, बंदूकें लहराई और आगरा के व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। मामला कुछ दिन सुर्खियों में रहा, अब लगभग शांत। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने पहले घटना जनपद कौशाम्बी के एक गांव में घटित होती है। उस गांव का नाम है लोहंदा। थाना सैनी के अंतर्गत पड़ने वाले इस लोहंदा गांव में एक घटना बताई जाती है और उसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। हर घटना में 2 पक्ष होते हैं, होंगे और होते रहेंगे। एक पक्ष का कहना था कि एक परिवार के लड़के ने उस एक समाज की अबोध लड़की के साथ यौन हिंसा की। उसकी रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है और वो लड़का पास्को एक्ट में जेल भेज दिया जाता है। कहानी उसके बाद शुरू होती है। राजनीति के ठेकेदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और उस लड़के के बाप के पेट में एक सुसाइड नोट लिखकर और विषाक्त पदार्थ खाकर वो थाने में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं।
सवर्ण आर्मी के नाम से गठित एक सेना, आर्मी का मतलब सेना ही होता है, वहाँ पर हाईवे में उस केशव को रखकर प्रदर्शन करती है, जाम लगाती है और प्रशासन वहाँ पर लाठीचार्ज करता है। ये वीडियो वायरल होते ही जाति संगठन जो कि केवल कागजी हैं और धरातल पर जिनका कोई काम नहीं है, वो सक्रिय हो उठते हैं और देखते देखते ये घटना एक जातीय संघर्ष का रूप ले लेती है। उत्तर प्रदेश शासन में बैठे हुए एक मुख्यमंत्री द्वारा इस घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रमुख सचिव गृह को कुछ निर्देश दिए जाते हैं और जिसके क्रम में जो लड़की का पक्ष था उसी के लड़की के बाप और भाई को जेल भेज दिया जाता है और पॉक्सो एक्ट में पूर्व भेजे गए लड़के को जमानत मिल जाती है। उस गांव के प्रधान के ऊपर भी इनाम घोषित होता है और देश भर के जातीय संगठन उस गांव में पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों पहले तक जो सौहार्द से जो गांव रह रहा था, वहां पर एक जातीय संघर्ष की खाई खोद दी जाती है और देश भर के लोग वहां अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी भी पहुंच रहे हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के दिन भी एक और आर्मी जिसको भीम आर्मी कहा जाता है के नेता और सांसद चंद्रशेखर रावण लोहंदा गांव पहुंच रहे हैं। ये घटना अभी धीरे धीरे शांति हो रही थी कि इटावा के दांदोपुर नामक गांव में एक और घटना घट जाती है। कथावाचन को लेकर के जिस तरह का व्यवहार वहाँ एक पक्ष द्वारा किया जाता है और उसके विरोध में सपा मुखिया अखिलेश सिंह यादव द्वारा उन पीड़ितों को लखनऊ अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया जाता है, उससे ये हिंसा आग में घी का काम करती है। अहीर रेजिमेंट और भारतीय यादव महासभा के लोग एकत्र होते हैं और इटावा में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं। उनको रोकने के लिए खड़ी जो पुलिस थी उस पर भी पथराव किया जाता है और उसके बाद पुलिस किसी तरह से उन पर नियंत्रण लाती है और आज आलम यह है कि उस प्रदर्शन में शामिल लगभग 21 नागरिकों का चालान कर दिया जाता है। देखने में बहुत ये सामान्य घटनाएं लग रही हैं, लेकिन ये भविष्य की बहुत बड़ी दुर्दांत घटनाएं साबित होने जा रही हैं। यदि इसी तरह से जातीय उन्माद बढ़ता रहा तो ये देश न बचेगा, न ये धर्म बचेगा और न हम बचेंगे। जातियाँ अपने एक पहचान के लिए बनाई गई और उस पहचान की परिभाषा में ये आता था हम अपने शादी संबंध आचार व्यवहार उनको संरक्षित रखे जातियों के नाम पर। लेकिन जिस तरह से जाति विद्वेष और सोशल मीडिया में जिस तरह की पोस्टें पूरी जातियों के नाम पर डाली जा रही हैं, वो इस देश को तोड़ने वाली। आज इस देश में 1950 से एक संविधान लागू है। संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर कोई जात या वर्ग छोटा या बड़ा नहीं है और वर्णों के हिसाब से अब तो किसी के कार्य भी आवंटित नहीं हैं। दांदरपुर की घटना में जो आरोप लगाया जा रहा है कि
यादव कथावाचक होने के नाते ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको अपमानित किया, उनके चोटी काटी, उनके बाल मुड़वाए और जाने क्या क्या किया गया। ना तो ये कहीं से उचित लगता है और ना प्रासंगिक। इसके पीछे का कारण निश्चित रूप से कुछ और रहा होगा, क्योंकि इस देश में एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे कथावाचक बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं जो गैर ब्राह्मण हैं। आसाराम बापू, स्वामी रामदेव, मुरारी बापू, मनोरमा यादव, न जाने कितने ऐसे कथावाचक और संत इस देश में सम्मानित हैं जो गैर ब्राह्मण हैं। तो ये माना जाना कि वो यादव होने के नाते उनको यादव कथावाचक होने के नाते उनको अपमानित किया, ये समझ से परे लगता है। और ये सामाजिक कार्य थे। समाज के कुछ लोगों ने ये कृत्य किया होगा और पूरा समाज लगभग उसकी निंदा भी करता है। फिर पूरे समाज की बहन बेटियों पर, चाहे यादव समाज की बहन बेटियां हों या ब्राह्मण समाज की बेटियां हों, पाल समाज की बेटियां हों या ब्राह्मण समाज की बेटियां हों या किसी अन्य जात की समाज की बहन बेटियां हों, उन पर अपमानजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया में क्यों? निश्चित रूप से ये वो लोग हैं जो जाति संघर्ष के नाम पर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि किसी भी दल या व्यक्ति की राजनीति किसी एक जात के सहारे नहीं हो सकती। राजनेता का तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो सामाजिक समरसता बनाए रखे और समाज में सद्भाव को बढ़ावा दे, लेकिन ऐसा न करके कुछ राजनेता धर्म के नाम पर तो कुछ राजनेता जात के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और सुदृढ़ राष्ट्र के लिए कहीं से भी शुभ नहीं माना जा सकता। एक प्रश्न और है आप लोगों से, जब इस देश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और उनके समर्थन में तमाम सशस्त्र बल बने हुए हैं, तो फिर इस देश में जात के नाम पर सेनाओं के गठन की मंजूरी किसने दी और क्यों दी? और अगर नहीं दी तो जात के नाम पर बने इन सेना संगठनों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल की ये पुरजोर मांग है शासन से, महामहिम राष्ट्रपति से और इस देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जातियों के नाम पर जो ये सेनाएं बनी हैं, तत्काल इन पर प्रतिबंध लगाया जाए और इनकी गतिविधियों को देशद्रोह की श्रेणी में रखते हुए उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए। तभी ये समाज सुरक्षित रहेगा, ये देश सुरक्षित रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला और आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय समाज,